हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने मूल विधि के अगले पार्ट की। इससे पहले हम क्या देख चुके हैं मूल विधि में? हमने आईपीसी कर चुके हैं, सीआरपीसी कर चुके हैं। उसके बाद में हमने कुछ केस किए थे, जो महत्वपूर्ण केस है, सारे केस किए थे, जिनको हिंदी में वाद कहते हैं। उसके बाद हमने उन सभी का प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न आए हुए हैं आईपीसी सीआरपीसी और जितने भी केस हैं उनके हमने प्रश्न किए, वहाँ से हमारा चला। फिर उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस की है। मतलब कुल यह है, अगर आप इन वीडियो को कवर करके चलोगे तो इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन और इससे अलग से नहीं आएगा। इसलिए इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझें। इसके बाद हम बात करते हैं एक्ट की। एक एक्ट हम कर चुके हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक्ट 1961। आज हम बात करें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये लागू कब हुआ था? आया था 2005 में। ये हुआ था लागू 26 अक्टूबर 2006 से लागू। जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता, लेकिन वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर का विशेष जो अनुच्छेद 370 और 35 है, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। किसके तहत इसकी स्थापना होती है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की अनुच्छेद 21 व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 के तहत किसकी स्थापना होती है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी धारा की। और भाई, आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देखते हैं हम आगे। जो इसकी धारा है एक, वो क्या बताती है? धारा एक बताती है इसके विस्तार के बारे में, और धारा दो बताती है परिभाषा और परिचय। परिभाषा, कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जैसे व्यथित व्यक्ति मतलब पीड़ित व्यक्ति, जिसके बारे में ये अधिनियम बना है। ये बात की जा रही है व्यथित व्यक्ति किसको कहा जाएगा? पीड़ित व्यक्ति को। प्रत्युत्तरदाता रेस्पोंडेंट किसको कहा जाएगा? जो भी जवाबदेह होगा। जो कौन होगा? जवाबदेह होगा, जिसके प्रति भी केस किया है या जिसकी वजह से परेशान। कौन है? व्यथित व्यक्ति। इसके बाद है घरेलू घटना रिपोर्ट। घरेलू घटना रिपोर्ट। नंबर 4 है घरेलू नातेदारी। नातेदारी में से आप सभी समझते हो भाई, जो भी हमारे रिलेटिव या संबंधी रहते हैं वो क्या हो जाएगी? घरेलू नातेदारी। दहेज वही है, दहेज की परिभाषा वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा में है, वही है सब कुछ। इसके बाद मौद्रिक अनुतोष, जो भी उसको पेनल्टी मिलेगी भाई, जो भी रेस्पोंडेंट होगा उसको जो भी पेनल्टी लगेगी वो किसको देगा? व्यथित व्यक्ति को देगा। इसमें मौद्रिक अनुतोष के बारे में बताया गया। ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मौद्रिक अनुतोष होगा। नेक्स्ट, साझी गृहस्थी, जहाँ पर सभी एक साथ रहते हैं। जहाँ पर क्या रहता है? जहाँ पर सब लोग, परिवार के सभी सदस्य क्या होता है? एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? साझी गृहस्थी। इसके बाद है आश्रय गृह, मतलब जहाँ पर आश्रय है उस गृह की बात की गई है, जहाँ पर आप निवास करते हैं उसकी बात की गई है। मतलब इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, जैसे कि जो माता पिता का घर है तो पत्नी उससे अलग जहाँ पर पति के साथ रह रही है उस घर को भी क्या कह सकते हैं? आश्रय गृह भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? उससे अलग घर को भी वो दावा कर सकती है आश्रय गृह के लिए। जहाँ पर माता पिता रहते हैं उससे अलग घर के लिए भी वो दावा कर सकती है। ठीक है, तो बस आश्रय गृह को आप इतना समझ लेना कि जहाँ पर रहते हैं वही आश्रय गृह है, जहाँ पर हम रह सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें बात करते हैं धारा 3 की। धारा 3 है हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये भाई घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्युत्तरदाता रेस्पोंडेंट का कोई कार्य या लोप कोई कार्य करना चाहिए परंतु नहीं करना। मतलब जो भी प्रत्युत्तरदाता है उसको वो काम करना चाहिए लेकिन वो नहीं करता है, तो वो भी किसमें आएगा? घरेलू हिंसा। या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा, उसका आचरण क्या करेगा? घरेलू हिंसा गठित करेगा। यदि वह व्यक्ति क्या करे? यदि वह व्यथित व्यक्ति का, यदि वह व्यथित मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसका क्या करता है? शारीरिक दुरुपयोग करता है, लैंगिक दुरुपयोग करता है, या मौखिक दुरुपयोग करता है, या भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग करता है। ये पॉइंट है, इनको याद रखना। आगे आएंगे तो अभी समझ के चलना। वह व्यथित व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग करता है, तो वो किस में आएगा? घरेलू हिंसा की परिभाषा में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। धारा 4 क्या कहेगा? घरेलू हिंसा की सूचना। घरेलू हिंसा की सूचना कौन देगा? इस बारे में बताएगा धारा 4 में। और धारा 3 में क्या बताएगा? घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या क्या कहा जाएगा, जैसे शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग। ठीक है, धारा 4 में क्या कहेगा? सूचना कौन देगा? पहला पॉइंट है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि घरेलू हिंसा का कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह इससे जुड़े अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। तो वो क्या कर सकता है? इससे जुड़े अधिकारी को सूचना दे सकता है कि भाई ऐसा बात है, वहाँ पर घरेलू हिंसा का कार्य हो रहा है या होने की संभावना है या हो चुका है, वो इस बारे में सूचना दे सकता है। दूसरा पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, ये पूछा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने सद्भाव में ऐसी सूचना दी है, कोई व्यक्ति गया सद्भावना में, उसे लगा यार अच्छा नहीं हो रहा है ये, और उसने सूचना दे दी, तो उसे किसी सिविल या दंडित दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा।
ऐसा नहीं है कि उसको किसी भी दंडित दायित्व के अधीन रखा जाएगा, तो उसको किसी भी दंडित दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। उसने सूचना दे दी, उसका काम खत्म है, आगे आप जांच करो, पता करो जो भी हो रहा है, ठीक है। तो उसको किसी भी सिविल या दंडित दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण है, धारा 4 कहती है, 4 का पॉइंट 2। इसके बाद हम पढ़ते हैं धारा 5। जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, कौन कौन, जब किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा का परिवाद मतलब शिकायत प्राप्त होता है, तो उनका कर्तव्य है कि वह व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी दें। तो वो पीड़ित व्यक्ति को क्या जानकारी देंगे कि सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की। तो जो सेवा प्रदाता हैं उनकी सेवाओं की उपलब्धता, आप ये सेवा प्राप्त कर सकते हो। ये कौन बताएगा, जो ऊपर व्यक्ति बताए गए हैं, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट। ये इसके बाद है संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की। जो संरक्षण देंगे, जो जिनकी संरक्षकता में आप रहोगे, उनकी जो सेवा की उपलब्धता होगी उसके बारे में कौन, ये व्यक्ति जानकारी देंगे। सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की और संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की। तीसरी चीज, निःशुल्क विधिक सेवा के अधिकार की। आप जो भी कार्यवाही करोगे, कानूनी कार्यवाही, आपको ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं तो आप जा नहीं सकते, आप जा सकते हो। तो ये सब जानकारी कौन, ये अधिकारी व्यथित व्यक्ति को देंगे। यदि उनको ऐसा लगता है कि हाँ कहीं पर या उनको कोई शिकायत प्राप्त होती है घरेलू हिंसा से, तो ये उसको जानकारी देंगे। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 498 कै, धारा 498 कै, क्रूरता के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार की, उसको ये भी बताएंगे आप। 498 कै, यदि आपका कोई नातेदार आप पर अत्याचार कर रहा है, ठीक है, तो आप 498 कै के तहत उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, परिवाद दाखिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारी कौन देंगे, ये अधिकारी जानकारी देंगे। किसमें कहा गया, धारा 5 में। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 6 की। यदि कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक, ये भार नहीं है, भार है, के भार साधक व्यक्ति से उसको व्यथित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा। कॉमन सी चीज़ें, आप समझ जाओगे इसको बहुत आराम से। यदि कोई व्यक्ति है या उसका कोई संरक्षण अधिकारी है या कोई सेवा प्रदाता है, किसी आश्रय गृह के भार साधक अधिकारी, कोई आश्रय गृह है, वहाँ पर जाते हैं और उससे कहते हैं भाई ये व्यथित व्यक्ति है, इसको आश्रय प्रदान करना है, तो उसको आश्रय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन करा सकते हैं, कोई भी व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी। तो ये व्यक्ति क्या करेंगे, अगर किसी आश्रय गृह वाले से कहेंगे, उसका जो अधिकारी है, तो वो क्या करेगा, आश्रय प्रदान करेगा। धारा 6 कहती है। आश्रय गृह आप आराम से समझ पाओगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। आगे कहा गया धारा 8 में कहा गया, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी कितने पुरुष या महिला कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार। संरक्षण अधिकारी कौन नियुक्त करेगा, राज्य सरकार, पुरुष या महिला, और मोस्टली किसको करेगी, महिला को ही करेगी। इसके बाद संरक्षण अधिकारी और कर्तव्य, ये आपको जरूरत नहीं पड़ने की, बस हाँ ये देख लेना। धारा 11, केंद्र एवं राज्य सरकार का कर्तव्य क्या है, अधिनियम का प्रचार प्रसार करना। क्या कर्तव्य है, अधिनियम का प्रचार प्रसार करना। किसका, केंद्र और राज्य दोनों का है। और नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगी राज्य सरकार, संरक्षण अधिकारियों की, ठीक, चाहे पुरुष है महिला को प्रायोरिटी रहेगी। इसके बाद है अति महत्वपूर्ण, आई हैव, धारा 12, कौन सी है, धारा 12, मजिस्ट्रेट को आवेदन। देखो इसको ध्यान रखना, ऐसे पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मजिस्ट्रेट सुनवाई की एक तारीख निश्चित करेगा, कोई एक तारीख निश्चित करेगा। ये एक तारीख वैसे नहीं है कि हाँ महीने की एक तारीख, कोई एक तारीख निश्चित करेगा, ठीक है, जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से पश्चात की तारीख नहीं होगी। मतलब जिस तारीख को परिवाद मिला है, शिकायत मिली, उसके बाद एक तारीख देगा, ठीक है ना, वो क्या करा, एक तारीख निश्चित करा। लेकिन वो तारीख क्या होगी, जिस दिन परिवाद प्राप्त हुआ है, जिस दिन शिकायत प्राप्त हुई है, उसके 3 दिन बाद नहीं होगी, 3 दिन से पहले की कोई भी तारीख दे सकता है। आगे देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रत्येक आवेदन को, मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रत्येक आवेदन को प्रथम सुनवाई की तारीख से, जो भी आवेदन दिया है, जो भी परिवाद दिया है पहले, और जब तारीख लग चुकी है पहली, उसके बाद प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निस्तारण का प्रयास करेगा। तो निस्तारण कितने दिन में, जो केस चलेगा इसका निपटारा कितने दिन में करना है, 60 दिन की अवधि के भीतर करना है। ये किस में कहा गया, धारा 12 में। भाई पहली चीज़ तो ये होगी, जो तारीख देगा वो शिकायत प्राप्त करने के 3 दिन के पहले देगा, 3 दिन के पश्चात की तारीख नहीं देगा। दूसरी चीज़, जिस दिन पहली तारीख लगेगी उसके बाद 60 दिन की अवधि के भीतर क्या करा, केस का निस्तारण करना होगा। ये मजिस्ट्रेट का कार्य है। इसके बाद धारा 16, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि हाँ कार्यवाही को बंद कमरे में किया जा सकता है, नहीं तो इस तरीके पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है कार्यवाही को बंद कमरे में किया जाना। किसमें कहा गया? धारा 16 में कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना यदि पक्षकार की इच्छा हो तो मजिस्ट्रेट के आदेश से। मतलब इसका यह है, यदि पक्षकार पीड़िता से अगर पूछा जाए भाई आप क्या कार्यवाही बंद कमरे में चाहते हो, कहीं एकांत में चाहते हो, अगर उसकी मर्जी है नहीं हम यहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो वहीं पे चाहती है सबके सामने, तो बंद कमरे में नहीं होगी, उसके ऊपर उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पूछा जाएगा कि हाँ बंद कमरे में कार्यवाही चाहते हो, एकांत में कार्यवाही चाहते हो, तो वो सब पूछा जाएगा धारा 16 के अनुसार। धारा 20 में क्या कहा गया? धन अनुतोष, मतलब धन का जो भी पेनल्टी लगेगी तो किसको दी जाएगी? व्यथित व्यक्ति को। इसके बाद है धारा 29 भी इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी मतलब रेस्पोंडेंट प्रत्युत्तरदाता, मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश दे दिया गया, केस सॉल्व हो चुका है, उसके बाद आदेश दिया, तो उसके बाद चाहे तो पीड़ित व्यक्ति या जो जवाबदेह है जो भी रेस्पोंडेंट है उनमें से कोई भी जिसे बाद में शामिल किया, जिसको उस केस में शामिल किया गया, उस तारीख से 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। यदि कोई अपील करना चाहता है कि हाँ ये केस इस तरीके से था, गलत डिसीजन दे दिया है, और जो भी अपने सफाई में कुछ कहना चाहता है या उसको लग रहा है कि ये डिसीजन गलत दिया है, तो वो अपील कर सकता है। कितने दिन बाद? जिस दिन केस का रिजल्ट है उसके 30 दिन बाद सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके बाद देखते हैं धारा 37। इस कानून में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है राज्य स्तर और जिले पर, और दूसरी चीज़ जिले में कर सकती है, और दूसरी चीज़ यह है कि प्रचार प्रसार कौन कराए? केंद्र और राज्य दोनों करेंगे। लेकिन इसके बाद है धारा 37, इसमें कानून में संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं भाई। देखो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब सभी जगह लागू है। अनुच्छेद 21 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 के तहत इसकी स्थापना होती है। धारा 1 विस्तार बताती है, धारा 2 बताती है परिभाषा व परिचय, कुछ पॉइंट दिए हैं कि व्यथित व्यक्ति कौन होगा, प्रत्युत्तरदाता कौन होगा, ये किसमें बताया? धारा 2 में। धारा 3 में बताया घरेलू हिंसा की परिभाषा। क्या परिभाषा? जैसे शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, भावनात्मक और आर्थिक दुरुपयोग, ये किस में आता है? धारा 3 में। नेक्स्ट देखते हैं धारा 4 घरेलू हिंसा की सूचना कौन दे सकता है? भाई कोई भी व्यक्ति दे सकता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? सूचना दे सकता है। दूसरा पॉइंट इसी में, यदि किसी ने ऐसी सद्भाव में सूचना दी है तो उसे सिविल या दंडित दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। ये भी किसमें कहा गया? 4 में कहा गया। इसके बाद धारा 5 में क्या कहा गया है? जो भी पुलिस अधिकारी है, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता है, मजिस्ट्रेट, यदि उनको शिकायत प्राप्त होती है, परिवाद प्राप्त होता है, तो वो व्यथित व्यक्ति को बताएंगे कि आपको क्या क्या अधिकार हैं, आप धारा 498 क्या के तहत केस कर सकते हैं, आपको कानूनी सहायता बिल्कुल फ्री दी जाएगी, आपके जो भी संरक्षण प्रदाता है उनकी सेवाओं की उपलब्धता हम बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। तो ये किसमें बताया गया? उसके अधिकार किसमें बताया? धारा 5 में। कौन बताएगा? जो अधिकारी नियुक्त हैं उसके लिए। इसके बाद है धारा 6, यदि कोई व्यक्ति या उसकी ओर से कोई भी संरक्षण अधिकारी, कोई अगर धारा 6 में कह रहा है यदि कोई भी आश्रय गृह के लिए अनुरोध करता है व्यथित व्यक्ति के लिए, तो उसको भार साधक, जो भी आश्रय गृह का भार साधक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? उसको आश्रय गृह प्रदान करेगा। इसके बाद धारा 8 में राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी कितने भी नियुक्त कर सकती है, पुरुष हो या महिला, और प्रायोरिटी किसकी रहेगी? महिला की। इसके बाद धारा 11 केंद्र और राज्य सरकार क्या करेंगे? अधिनियम का प्रचार प्रसार करेंगे। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन, भाई जिस दिन परिवाद प्राप्त होगा उसके 3 दिन बाद की कोई डेट नहीं देगा, उससे पहले की डेट देगा, और जिस दिन डेट देगा उस तारीख से आगे 60 दिन की अवधि के भीतर जो केस है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। धारा 16 में कहा गया कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना, पक्षकार की इच्छा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके बाद 20 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद करना चाहते हो तो कर लेना। धन या अनुतोष, मतलब धन का जो भी पेनल्टी लगेगी वो किसके? धारा 20 के तहत। 29 में भाई क्या कर सकता है? 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है, कोई सा भी कर सकता है, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी दोनों में से कोई भी कर सकता है। इसके बाद है इस कानून में संशोधन का अधिकार किसको है? वो है केवल केंद्र सरकार को। किसको है? धारा 37 में केंद्र सरकार को। जितने पॉइंट बताए उनको याद कर लेना, यहाँ से पूछे गए हैं प्रश्न। जब हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हम आप देख लेंगे कि हाँ कितना पूछा गया है। तो भाई इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के चलो। इसके अलावा मूल विधि में कुछ भी बाहर नहीं आएगा, इतना बेहतरीन करके लेके चल रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और आप सभी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद और सभी को राम राम।